टेस्टोस्टेरोन के जो सेंसिटिव बाल हैं वो फ्रंट से लेके पूरे टॉप तक रहते हैं। यहाँ पे 85% बाल आपके ऐसे हैं जो टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए वो उड़ जाते हैं। 20-25 साल का भी है, उसके बाल झड़ने स्टार्ट हो गए, तो क्या आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वो चीज़ें सही हो जाती हैं? फिर एक अब अच्छी डाइट वगैरह आप बताते हो जैसे, तो ये चीज़ें दिल एक पोटेशियम चैनल ओपनर है। अब हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप्स रहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप्स रहते हैं, ठीक है। ये हमारी जो ब्लड की हम बोलते हैं रक्त ध्वनियाँ जो हम बोलते हैं, उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स रहती हैं। वो सोडियम पोटेशियम चैनल जो होता है, जैसे पोटेशियम चैनल ओपन होता है वो डायलेट हो जाती है। बेच रही है, किसी ने अपना नया स्टार्टअप खोला, वो शैम्पू प्लस तेल प्लस डर्मा रोलर भी साथ में बेच रही है कि आप लगाओ, आपके जो बाल नहीं है वो आ जाएंगे। ये काफ़ी कितना हद तक पॉसिबल है कि बाल है ही नहीं, शैम्पू तेल ये सारे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले डिकेड में मैं देखूँ तो अब मैं 2011 से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो पिछले डिकेड में देखूँ तो अभी सबसे क्लासिकल एग्जांपल दूंगा, अगर आपको भी पता होगा। पहले सिर्फ 4 मेट्रोज में ट्रांसप्लांट होते रहे, पहले सिर्फ इधर सेलिब्रिटीज़ या वेल टू डू पीपल कराते रहे ट्रांसप्लांट, लैक्स ऑफ रुपीज। अब क्या हो गया, वो ट्रांसप्लांट धीरे धीरे टियर 2 टियर 3 सिटी में भी आ चुका है। जूनियर डॉक्टर से सर्जरी तो कराता ही नहीं है ना, तो मैंने कभी चेन खोली भी नहीं इससे। बट येस, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतनी कंट्री से पेशेंट आते हैं। एंड इनफैक्ट इंडिया में शायद ही कोई स्टेट होगा जहाँ से मेरे पास पेशेंट नहीं आया होगा, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। So indebted to me and I am so indebted to my God. See, it's not about the money you have earned. It's not about personal, आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़े। It's about a life you have helped. वो बच्चे की उम्र कितनी छोटी, उसने कितना लंबा आगे जीना। वो हमेशा मेरा नाम दिल में एक लेके तो चलेगा। एक मेरे अंकल थे या उसकी मदर पेरेंट्स, जब उसकी शादी होगी, कि इस आदमी के कारण हमारा बेटा बैठ सकता है, तो नाउ आई हैव रेफर्ड हिम टू अ गुड एम्स का। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा, बेसिक जो क्वेश्चन होता है किसी भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट, अगर किसके बाल झड़ रहे हैं तो उसके दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं। या तो मैं कोई तेल लगा लूँ, या बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, या कोई ऐसी जादू की छड़ी हो या मेरे बाल आ जाए। फिर पहले लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, फिर हेयर ट्रांसप्लांट का लोग सोचते हैं। किसी का अगर बेसिक डाउट है व्हाट इज हेयर ट्रांसप्लांट, क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कुछ नहीं है, जैसे आपका पैन कार्ड सेम है, आप एक बैंक से लेके दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वैसे ही आपकी बॉडी की जो स्किन है वो टॉप टू टो सेम है, कहीं पे ब्रेक्स तो है नहीं। आप सिर्फ एक अकाउंट से लेके सामने ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फ़र्क क्या पड़ता है कि जो हमारी बॉडी में हेयर लॉस करता है वो है अनुवांशिक गंजापन, यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एक तो हमारा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इसलिए पुरुष गंजे होते हैं, स्त्रियां गंजी नहीं होती। और एक हमारे जीन्स, ये दोनों चीजें हमारी इम्बाइब्ड हैं ऑलरेडी। तो टेस्टोस्टेरोन के जो सेंसिटिव बाल हैं वो फ्रंट से लेके पूरे टॉप तक रहते हैं। यहाँ पे 85% बाल आपके ऐसे हैं जो टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए वो उड़ जाते हैं। लेकिन जो डोनर एरिया है हमारा, वहाँ 5 से 15% ही बाल हैं जो उड़ सकते हैं, यानी 85 से 95% बाल कभी नहीं उड़ेंगे। तो यहाँ से हम लेके बाल आपके आगे ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि वो आपके लाइफ लॉन्ग टिके रहे। तो क्या जीन्स का फर्क पड़ता है? जैसे बोलते हैं कि मतलब होता है कि फैमिली में इनके पापा के बाल नहीं थे, इनके दादा के बाल नहीं थे, और लेट्स से कि कोई लड़का है 20-25 साल का भी है, उसके बाल झड़ने स्टार्ट हो गए, तो क्या आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वो चीज़ें सही हो जाती हैं? फिर एक अब अच्छी डाइट वगैरह आप बताते हो जैसे, तो ये चीज़ें स्टॉप कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको अनुवांशिक गंजापन को बताया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का, हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए आपको 2 बातें समझनी है। हम मिसगाइडेड बहुत हो जाते हैं कि बाल उड़ रहे हैं, मेरे तो 40 साल की उम्र में उड़े, बच्चे कितने जल्दी के उड़ रहे हैं। हमें एक तो जीन्स को समझना है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ये 1:2 के रेशो में जाता है, और हम पुरुष होते हैं XY क्रोमोसोम। तो पापा, दादा, नाना, मामा, चाचा में से किसी से भी वो जीन हमारे पास आ जाती है और एक्सप्रेस कर जाती है। इसीलिए अगर आप एक क्लासिकल चीज देखेंगे, 2 सगे भाइयों में, क्योंकि जेनेटिक स्किपिंग है 1:2 की, एक के बाल ज्यादा गंजे होंगे, एक के बाल फिर भी ठीक होंगे। आप अपने फादर से भी पूछेंगे, जो गंजे होंगे वो बोलेंगे यार चाचा के बाल तो बिल्कुल ठीक थे। ये चलता ही है। अगर आप किसी क्लासिकल सेलिब्रिटी में भी देखेंगे, जैसे ऋतिक रोशन है, उनके फादर पूरे गंजे हैं, रोशन साहब जो है पूरे गंजे हैं, लेकिन उनके बाल अपनी मदर साइड पे गए तो उनके बाल बहुत ही बेहतरीन है। तो ये चीज X या Y क्रोमोसोम में कौन सी इम्बाइब करेगी हमें पता नहीं चलती, और ये बाल हम पीछे से लेके जब आगे लगा रहे हैं। नाउ आप ये समझे कि अगर फादर के बाल अभी तक टिके हुए, कोई कितना भी गंजा होगा, पीछे उसका 2.5 उंगली का ये डोनर एरिया C शेप में अगर आप एक कान से दूसरे कान तक घुमाएंगे, वो रहता ही है, वो कहीं नहीं जाता, वो मृत्युशैया तक साथ रहता है। तो यू आर जेनेटिकली कोडेड कि आपके बाल भी तो आपके फादर की उम्र तक टिके रहेंगे। अब रही बात डाइट की, तो ये तो डेड प्रोटीन है, केराटिन मेन है, आपको सिर्फ बैलेंस डाइट लेनी है। और जहाँ तेल वेल ये सब नुस्खे की बात आती है, इसके चक्कर में बहुत दुकानें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें सिर्फ दो चीजें हैं। वेन एवर यू स्टार्ट फेसिंग हेयर लॉस, विजिट अ गुड डॉक्टर, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। हेयर लॉस को आप धकेलिए, क्योंकि जो चीज होनी है वो होनी है, पर हम उसको वी कैन डिले दी इनएविटेबल, हम उसको धकेल सकते हैं। और जब हेयर लॉस आ गया है, गंजी चमड़ी आ गई है, तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराइए और लंबे समय तक आराम से एंजॉय करिए अपने रिजल्ट्स को। तो जैसे आपने बोला, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक एज फॉर समवन दैट एट दिस एज दे शुड गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, और लाइक कि अगर आप अर्ली 20s में हो, अपने 21 22 में आपका हेयर फॉल हो रहा है, बट यू कैन स्टिल रिलाई ऑन, अब जैसे आपने बोला कि मेडिकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीपीटी होती है, जो भी आप करवाते हो, और वो सारी चीज़ें होती हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक एज है मेडिकल साइंस में कि नहीं, इस एज के बाद ही आप इसका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे? देखिए, आपको दो बातें समझनी है कि इसमें ऐसा है कि एज फैक्टर जो आता है, मेरी मिनिमम एज ग्रुप तो मैं 24 साल रखता हूँ, उससे नीचे के मैं ऑपरेट नहीं करता, बिकॉज उससे नीचे के जो हेयर लॉस पैटर्न होता है इतना इराटिक होता है और इतना स्पोरैडिक, आप बोलिए हेयर लॉस पैटर्न होता है कि सडनली बाल उड़ जाते हैं बच्चे के। बहुत एग्रेसिव हेयर लॉस पैटर्न होता है। 24 के बाद में हेयर लॉस पैटर्न बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। तो मिनिमम हम 24 साल की तो एज लेके चलते ही हैं। बट देर हैव बीन फ्यू इंस्टेंसेस जब मुझे 21 या 22 साल के ऑपरेट करने पड़े, जब बिल्कुल उनकी साइकोलॉजी पे इतना फर्क पड़ गया कि उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, या पेरेंट्स ने कंसेंट दे दिया कि सर अब तो करना ही पड़ेगा। या मेरे पास एक 22 साल का बच्चा अभी जस्ट 2-3 महीने पहले आके गया है मेरे क्लिनिक के पास गए, वो पूरा ही गंज है, डोनर बहुत स्ट्रांग है, बियर्ड बहुत अच्छी है, बट ही इज कम्प्लीटली बॉल्ड ग्रेड 6 में। ऐसे बच्चे में जो खुद अपने फादर को बोल रहा है कि हम नैनीताल गए और मेरे को वेटर अंकल बोल रहा है, आप सोचिए वो 22 साल के बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा। As far as the upper age limit is concerned, I've gone up to 67 years of age. ओके। And by grace of God, अगर सब सही रहा तो मैं नेक्स्ट मंथ 72 years के भी कर रहा हूँ। इसमें Okay. अपर लिमिट तो कोई भी नहीं है, अगर 72 पेशेंट मेडिकली ऑप्टिमाइज्ड है तो। एंड क्या क्या आप चीज़ें देखते हो, जैसे किसी को आप ऑपरेट करते हो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, तो क्या क्या चीज़ें उसकी नॉर्मल होनी चाहिए अगर कोई आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आता है? देखिए, सबसे पहले तो असेसमेंट में हम हमेशा सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, हम सर्जरी क्या कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट। ये क्या खेल है, एक डोनर एरिया की सप्लाई कैपेसिटी और रिसिपिएंट एरिया की डिमांड का। सबसे पहला एक फिजिशियन का कंसर्न जाता है डोनर एरिया की सप्लाई कैपेसिटी कितनी है और वो रिसिपिएंट एरिया की डिमांड को पूरा कर पाएगा कि नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं मेडिकल ऑप्टिमाइजेशन में। पेशेंट हाई डायबिटिक है, अगर उसका फास्टिंग मोर देन 120 है, हमें उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कार्डियक प्रॉब्लम्स है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जिसके लिए हमको उसके काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, काफ़ी सारे हमको उसका मेडिकल ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, और उसके बाद जाके ही हम उसको ऑपरेट कर पाते एंड जैसे कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है, और जैसे अब उसका उसने डिसाइड कर लिया कि ही विल गो और शी विल गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, तो लाइक FUE एंड FUT हम देखने को मिलता है हमें, तो ये क्या चीज़ें होती है? किसी को अगर मेडिकल साइंस से कोई नहीं है, उसको जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, किस हिसाब से उसको डिसाइड करना चाहिए, या आप किस हिसाब से करते हो कि इस टेक्निक से इसका होगा? हैं। देखिए, टेक्निक आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, FUE और FUT दो ही टेक्निक बनी है आजकल। थोड़ा मार्केट में बहुत सारे टर्म्स निकल आए हैं, हम्म। वो सब टर्म्स को आप साइड में रखें तो दो ही टेक्निक्स हैं, FUE और FUT। जैसे कि ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। अब ये FUE क्या है, जिसमें एक एक बाल पंच करके हम निकाल देते हैं। FUT क्या है, जिसमें एक थिन स्ट्रिप ऑफ स्किन निकाल देते हैं। अगर हम देखें हमारी जो ग्रेडिंग है, जो हमारी प्रॉपर ISHRS की ग्रेडिंग है, नॉर्वुड हैमिल्टन स्केल, उसमें 7 ग्रेड्स हैं बॉल्डिंग के। 7 ग्रेड शुरू होते हैं ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 7 तक। ग्रेड 7 आपने देखोगे जो पूरे गंजे होते हैं और 2.5 उंगली का ही पीछे डोनर एरिया होता है। तो ये ग्रेड वाइज जाता है। हमेशा मैं जो आज तक अपने 16 साल की हेयर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस में करते आ रहा हूँ, तो ग्रेड 2, 3, 4 तक मैं FUE तक जा पाता हूँ। ग्रेड 5 इज डिसाइसिव ऑन द डोनर एरिया, FUE होगा या कॉम्बिनेशन होगा। बट ग्रेड 6, ग्रेड 7 शुड ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ FUE एंड FUT, क्योंकि उसका कारण ये है, ना केवल हमें सामने बाल देने, बल्कि डोनर भी इतना बचा के चलना कि कोई सबूत ना रहे सर्जरी का। जैसे एक बेसिक कोई बंदा है, उसका ना एक डर रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले, या फैमिली वाले डर बना देते हैं, या वैसे हम वीडियोज वगैरह भी देखते हैं कि मैं भी अगर करवा रहा हूँ तो मैं भी आपसे बोलूंगा सर मुझे कितना दर्द होगा इसमें, तो आपका क्या आंसर रहता है, कितना दर्द होता है किसी पेशेंट को, इसमें क्या होता है इसमें? देखो, मैं तो मजाक में बोल दे रहा हूँ, जब सुनोगे तब दर्द क्या, तब छेनी हथौड़े से मारूंगा पता नहीं चलेगा। हम बहुत ही माइन्यूट सिरिंजेस जो होती हैं 1 ml की, उससे हम, आप समझिए 1.5 मिनट्स मेरे को लगता है, मैं एनेस्थीसिया खुद देता हूँ। 1.5 मिनट्स लगता है, आपका पूरा स्कैल्प एनेस्थेटाइज हो जाता है। उसके बाद तो आपको कुछ पता चलना है नहीं। बट ये आपने जैसे बोला, कई सारे रिश्तेदार डरा देते हैं कि ये भी हो सकता है, फला भी हो सकता है, ढमका भी हो सकता है, दर्द बहुत होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। FUE सर्जरी जो आजकल ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुकी है, कोई चीरा टाका तो है नहीं। भाई हमने सुन कर दिया, एक एक बाल पंच करके निकाला। ब्लड सैंपल भी देते हैं, हाथ में कितना दर्द होता है सैंपल देने में, पता भी नहीं चलता एक दिन बाद। वैसे ही FUE में पता नहीं चलता।
पहले 5 दिन से थोड़ी टाइटनेस रहती है स्किन की, दैट्स इट। एंड मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि इसको इतने ग्राफ्स लगेंगे? आप लोग देख के डिसाइड करते हैं या फिर एक पूरा असेसमेंट होता है पेशेंट का? कैसे डिसाइड होता है कितने ग्राफ्स इसको लगने चाहिए? देखिए, देर इज नो सेट पैरामीटर ऑफ कोटिंग हम्म द पेशेंट, बिकॉज पर स्क्वायर सेंटीमीटर डेंसिटी जो होती है वो पेशेंट के हम्म बाकी के बालों पे डिपेंड करती है। बिकॉज लॉ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इज, जब आप टॉप व्यू में जाएं हम्म तो एकदम सिमेट्रिकल व्यू आना चाहिए। हम्म पीछे अगर डेंसिटी कम है, आपने आगे बहुत ज्यादा दे दी, वो बच्चा बेचारा ही 6 महीने बाद परेशान हो गया कि पीछे ज्यादा गंजा दिख रहा है। आगे डेंसिटी अच्छी है, क्राउन एरिया करा रहा है आपने, पीछे डेंसिटी बहुत ज्यादा दे दी, तो आगे गंजा ज्यादा लगेगा। हम्म तो इट इज डिसाइडेड अपॉन बाय द पेशेंट्स ओन, जो उसका टॉप व्यू जाना है। सेकंड, एक टाइम के साथ में ना, जब मैं खुद छेद बनाता हूँ रेसिपिएंट साइड स्लिट्स, हम्म बनाते बनाते मुझे एक फेयर आइडिया लग ही जाता है कि यार ये केस मेरा 3,000 ग्राफ्ट होना है, 3.5 या 4। देर इज नो वे एंड देर इज, हम्म इट्स नॉट अ राइट थिंग टू अंडरकोट और ओवरकोट अ पेशेंट। हम्म क्योंकि ग्राफ जब हम ऑपरेट करते हैं और हम लूप पहनते हैं, मैग्नीफाइंग जो हमारा जो ऑप्टिवाइजर होता है वो हम पहनते हैं, तो हम पेशेंट को कई बार 3,000 कोट करते हैं ग्राफ, पर बनाते बनाते बालों के बीच में इतने गैप देखते हैं कि हम 3,500 तक पहुंच जाते हैं। And how does this PRP therapy and that hair transplant thing works together? How does that work? टुगेदर का ऐसे देखिए, अब इसको बड़े लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। हेयर ट्रांसप्लांट वैसा है जैसे जिस जमीन में बीज नहीं है और उपजाऊ जमीन है, क्योंकि जमीन शुरू से उपजाऊ थी, वहां बाल थे, हम्म बस दीमक आया टेस्टोस्टेरोन और जीन्स नाम का, और हम्म बाल उड़ा गया जेनेटिक्स ने हम्म इसका टेस्टोस्टेरोन का। अब हमने पीछे से बाल लिए जो रेजिस्टेंट और आगे लगा दिए। हम्म एक बार जो हमने बीज बो दिए हेयर ट्रांसप्लांट के, तो उसको खाद तो देनी पड़ेगी। हम्म वो खाद आपकी पीआरपी है, प्लेटेड रिच प्लाज्मा थेरेपी। एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट ये होती है कितनी बारी करनी पड़ती है किसी पेशेंट को जो PRP होती है? अब देखिए, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि ओके। उसकी एक्चुअली, कई पेशेंट आते हैं डिफ्यूज थिनिंग ग्रेड लेके आते हैं, उन पेशेंट को हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। कई पेशेंट आते हैं जिनके सारे बाल अच्छे हैं, सिर्फ फ्रंट एंगल्स के लिए आ रहे हैं और थिक हेयर हैं, वो 2-3 पीआरपी करा के भी अपना वो रह सकते हैं, कंफर्टेबल रह सकते हैं। बट येस, एक सर्जरी के बाद में कम से कम आइडियली आपको 4 से 5 पीआरपी थेरेपी वंस अ मंथ जरूर लेनी चाहिए। You have been into this field for more than 16 years या and I'm sure that आपने बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट अभी तक कर दिए होंगे। मोर देन 5,700। मोर देन 5,000 आपने कर लिए। बहुत से मतलब ऐसे हम वीडियोस यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं कि प्याज का रस लगाओ, ये लगाओ, या आप अभी देखते हो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, कुछ ऐसे जड़ी बूटी से सर पे लगा देते हैं। तो जहाँ पे बाल नहीं है, क्या पॉसिबल है वहाँ पे इन सब चीज़ों के लगाने के बाद बाल का आना, या फिर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है फिर? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चनों पे मैं जानबूझ के इसलिए आंसर नहीं देता क्योंकि सोशल मीडिया इतना पेनिट्रेट कर चुका है, वहां घुसना हम्म मुश्किल है। बट पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ। जिस जमीन में बीज ही नहीं है, आप कितनी भी खाद डाल लो, फसल आ ही नहीं सकती ना। हम देखते हैं कहीं एक जगह रहता है एक दाढ़ी वाला, वो लंबे लंबे बाल झटकाते रहता है, तेल बेच रहा है, 2 साल बाद कंपनी गायब है। एक आदमी वो एक ही डर्मा रोलर हजारों लोगों के ऊपर गा रहा है और बोल रहा है जी मेरे बाल आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं। ये सब कुछ परसेंटेज ऑफ हेयर को जरूर स्टिमुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 3 स्टेज है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बालों में भी 3 स्टेज है, एनाजन, कैटाजन, टिलोजन। टिलोजन फेज के वो बाल हैं जो बीज अंदर हैं जमीन के, मुंह नहीं दे रहे हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब कोई आदमी पूरा गंजा है और उसमें रोए जैसे धीरे 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 2-3 महीने में इन तेल या ये डर्मा रोलर से 15 से 20% बाल आने लग जाए, बड़ा खुश होता है, बाल आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं। बट ना वो मोटे होने वाले हैं, एंड द मोमेंट ही स्टॉप्स वो गायब होने वाले हैं इस चीज में। और हिंदुस्तान की जनता इतनी ज्यादा है एंड इतने ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे है, ऐसे प्रोडक्ट्स इसलिए चल जाते हैं बिकॉज एक बार इतने सारे लोगों ने देख लिया। आपने सपोज एक वीडियो बनाई, वो वायरल हुई, 10 लाख लोगों ने देखी, 100 रुपए मार्जिन पे आपने बेची, आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। फिर आप कंपनी चलाए रखो ना चलाए रखो, सब मैटर ही खत्म हो जाता है। I'll just again add on something on it, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैं 2-3 चीज़ें इंक्लूड करूंगा इसमें, और बहुत से मिथ्स रहते हैं ऐसे लोग, और लोग इस ट्रैप पे फंस भी जाते हैं। एक कोई कंपनी अपना शैम्पू बेच रही है, किसी ने अपना नया नया स्टार्टअप खोला, वो शैम्पू प्लस तेल प्लस डर्मा रोलर भी साथ में बेच रही है कि आप लगाओ, आपके जो बाल नहीं है वो आ जाएंगे। ये काफ़ी कितना हद तक पॉसिबल है कि बाल है ही नहीं, शैम्पू तेल ये सारी चीज़ें कितने हद तक पॉसिबल है, और ये क्या है, ये मतलब मार्केट ये सही है या फिर क्या है? देखिए, मैं मार्केट के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, आई एम अ डॉक्टर एंड मैं नहीं बोलना चाहूंगा। मैं अपने कॉन्शियस से बात करूंगा। अगर मेरे पे कोई पेशेंट आता है ऐसा हम्म और वो बोलता है सर, कोई मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं रोज, पेशेंट बोलते हैं कौन से तेल या दवाई लगानी है, हम्म बोलता आपके केस में तेल या दवाई से बाल नहीं आ सकते, मैं मना करके भेज देता हूँ। हम्म अभी अपने अपने कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, हम हम्म क्या सोच के अपना काम कर रहे हैं,
वेदर वी आर यू नो व्हेन यू वर्क इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक मी, मैंने 26 साल गवर्नमेंट अस्पतालों में काम करा, मुझे ये चीज़ें समझानी नहीं आती, मैं सीधे बोल देता हूँ भाई इसमें चीज़ होनी है या नहीं होनी है। कई लोग ज़रूर ये बोल देते हैं हम पूरा किट बना के दिखाएंगे, दैट्स नॉट रॉन्ग। अब होता क्या है प्लीज समझिए, आई एम मेकिंग अ वीडियो, दे आर मेकिंग अ वीडियो, और उसको मान लीजिए अगर 10 लाख लोग देख रहे हैं, उन 10 लाख लोगों में 70% सिर्फ हेयर थिनिंग के हैं, तो ये प्रोडक्ट्स काम कर जाएंगे, बिकॉज डर्मा रोलर भी है, शैम्पू भी है, ऑयल भी है, एंड कई सारे जो अपने ऑयल बोल के बेचते हैं उसमें एक्चुअल मिनॉक्सिडिल ही रहता है, एंड मिनॉक्सिडिल टीलोजन टू एनाजन की फेस कन्वर्जन करता ही है, तो बेनिफिट चाहे एलबी टेम्पररी है, तो मैं अपने पेशेंट को भी समझाता हूँ, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट योर हार्मोन, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट योर जीन, जो नियति में वो तो होना ही है। इट्स जस्ट लाइक यू टेक अ पैरासिटामोल फॉर अ वायरल फीवर, आपने अभी लिया, बुखार उतर गया, 2-4 साल बाद या 1 साल बाद आप भीगेंगे तो वापस वायरल फीवर होना है ना, दैट डज नॉट गारंटी कि आप वापस पैरासिटामोल नहीं लेंगे। तो ऐसी इनिशियल टेम्पररी रिलीफ तो पेशेंट को देता है, इसलिए वो खुश रहते हैं, बट बाकी जो 30% लोग हैं जिनमें एक्चुअल में फॉलिकल्स है ही नहीं पूरे सर पे, ये रगड़ के उखाड़ के क्या मिल जाएगा, डर्मा रोलर रगड़ के या ये सब चीजें देखें, उनमें फिर वही 5 से 15% जैसे मैंने आपको टीलोजन फेस के वो रोए जाएंगे, उसी में संतुष्ट रहेंगे और फिर वो फिर गायब हो जाएंगे, फिर वो अपने हाथ बंद करके फिर अदर ऑप्शन लाइक हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांट देखते रहेंगे। तो बेसिकली एक चीज मैंने नोटिस करी है, मेरे नोन में थे और 2-3 मेरे फ्रेंड लोग भी हैं, जब भी दे विजिट टू डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब वो हेयर ट्रांसप्लांट का बोलते हैं, लेकिन दे गिव द सेकंड ऑप्शन टू यूज मिनॉक्सिडिल। सो इफ समवन हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज मिनॉक्सिडिल एंड हाउ डज इट वर्क, तो क्या आंसर रहेगा इसमें आपका सर? देखिए मिनॉक्सिडिल एक पोटेशियम चैनल ओपनर है। अब हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप्स रहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप्स रहते हैं, ठीक है, ये हमारी जो ब्लड की हम बोलते हैं रक्त ध्वनियाँ जो हम बोलते हैं, उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स रहती हैं, वो सोडियम पोटेशियम चैनल जो होता है, जैसे पोटेशियम चैनल ओपन होता है वो डायलेट हो जाती है स्मूथ मसल। तो आपने देखा होगा पाइप से पानी दे रहे हैं, पाइप का पानी देते हैं, प्रेशर ज़्यादा आता है और पाइप का मुंह छोटा हो रखा है, जैसे आप पाइप का मुंह खोलते हैं फ्लो एक्चुअल में लैमिनर और ज़्यादा हो जाता है। तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है, ये पोटेशियम चैनल ओपनर है, ये एक मेन आर्टरी से फीडर चैनल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, इसको हम बोलते हैं नियोवैस्कुलराइजेशन, यानी जो ये जो स्टिमुलेटेड बाल हैं उनको ये ब्लड सप्लाई ज्यादा पहुंचाने लगता है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे आपको बताया एनाजन कैटाजन टेलोजन 3 फेजेस हैं हेयर लॉस में, हेयर की साइकिल में। अब एनाजन फेस है रोबस्ट टर्मिनल हेयर, टीलोजन फेस है पतले जो या तो गिर जाएंगे या सुप्त अवस्था में गए, ये उन सुप्त अवस्था के हेयर को एनाजन फेस में ले आता है, एलबी टेम्पररी जब तक आप लगाएंगे, तो वो टीलोजन टू एनाजन फेस कन्वर्जन करता है। तो जो पतले बाल हैं लोगों के या जो रूट्स छोटे छोटे बेबी हेयर स्टिमुलेट होते हैं, उनको आप कई बार सर पे हाथ रगड़ते होंगे और आपको लगता होगा यार दाने दाने से तो लग रहे हैं, बाल नहीं आ रहे, ये सब स्टिमुलेट होने लगता है मिनॉक्सिडिल से। ओके। एंड एलबी टेम्परली मैंने क्यों बोला, बिकॉज आपने देखा होगा इंटरनेट पे काफी जगह लिखा है जो कि एक्चुअल फैक्ट है, जितने टाइम आप मिनॉक्सिडिल यूज करेंगे, द मोमेंट यू स्टॉप इट अब्रप्टली, उतनी इक्विवेलेंट टाइम के बाद में वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। तो स्टिमुलस जाना बंद होगा, जब तक स्टिमुलस रहेगा तब तक ये उसको स्टिमुलेटेड रखेगा, ये मिनॉक्सिडिल का काम है, टीलोजन टू एनाजन फेस कन्वर्जन एंड नियोवैस्कुलराइजेशन। अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बनना है इंडिया में, तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? बहुत ही बड़ा प्रोसेस रहता है। देखिए अब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन अगर आपने बनना, आप अच्छे लोगों से ट्रेन करें, या तो आप प्रॉपर्ली क्वालिफाइड होना चाहिए। एजुकेशन किस तरीके से करनी पड़ती है, क्या क्या आपको प्रोसेस होते हैं? देखिए अब पहले तो मेन चीज़ तो यह है कि आप मिनिमम एमबीबीएस एमडी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज़ ये है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट अगर सीखना है किसी अच्छे गुरु पे जाइए, जैसे मैं 3 गुरुओं पे गया था, इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू लर्न। एंड सर्जरीज हमेशा शुरुआत की आप सुपरविजन में करें, प्रॉपर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो करने हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब ये होता है कि आपकी किसी भी ऑपरेशन में, सी यू डोंट हैव टू ट्रीट एनी सर्जरी लाइक अ माइनर सर्जरी, कोई माइनर सर्जरी नहीं होती। आई हैव इन माई आई बिलोंग टू द लार्जेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ मुंबई, साइन हॉस्पिटल, एंड वहाँ पे रोज के मतलब आप समझिए इतने ऑपरेशन होते हैं कि मैं आपको सिजेरियन सेक्शन ही रोज के 17 हो जाते हैं। आई हैव सीन एंड आई हैव हर्ड ऑफ कैटास्ट्रोफीज हैपनिंग इवन इन लोकल एनेस्थीसिया सर्जरीज, स्मॉल सर्जरीज। नोबडी नोज अबाउट लाइफ, नोबडी knows about what your own body's I wouldn't say incompetency, but जो मेडिकल ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कोई कार्डियक पेशेंट हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कई ऐसी दिक्कतें होती है जो पता भी नहीं होती, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं पता नहीं होते, है ना। तो ऐसे केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है। सबसे पहले तो आता है बेसिक हाइजीन, आपकी ओटी का हाइजीन क्या है, डिस्पोजेबल्स यूज कर रहे हैं कि नहीं आप,
आपकी ओटी कितनी एडेप्ट है एंड आप खुद कितने ट्रेंड हैं ACLS BLS यानी बेसिक लाइफ सिस्टम सपोर्ट सिस्टम्स में, ACLS BLS कोर्सेज में कितने आप खुद एडेप्ट हैं कि कल को आपके पेशेंट को इमरजेंसी हुआ है आप उसको हैंडल कर पाए। एंड उन इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए आपके पास खुद के बैकअप्स क्या है, जैसे वी कैरी वेंटिलेटर एनेस्थीसिया ट्रॉलीज, वी कैरी डिफिब्रिलेटर, वी हैव एवरीथिंग। तो खुद इंटेंसिविस्ट तो मेरे पास सब कुछ है। तो आपको ये देखना है कि अगर कल को सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बोलता हूँ, मैंने आज ही अपने एक पेशेंट को समझाई थी कि देखिए इट इज़ अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक वंस इन लाइफ, यू गोइंग टू पे मी वंस, जो भी मेरे हाथ में जैसे मैं वो पूरा लगा दूंगा, बट जो भी मैं उस दिन का करूंगा वो तुम्हें जिंदगी भर भोगना है। पर वो जिंदगी भर भोगने के लिए लाइफ हेल्दी तो रहनी चाहिए ना आपकी, ये तो है ना। सो इसमें ना बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर है। हेयर ट्रांसप्लांट शुड नॉट बी ट्रीटेड जैसे इट जस्ट लाइक अ डेंटल एक्सट्रैक्शन, इट इज अ स्कैल्प सर्जरी। कई पेशेंट्स ब्लीड भी करते हैं, इसमें कई सारी ट्रिकी न्यूएंसेस भी हैं, कई स्किन्स बहुत ही लूज होती हैं, कई स्किन्स बहुत ही टाइट होती हैं, ग्राफ्ट पॉप आउट करते हैं और उस टाइम पे ब्लीड बहुत करता है, कई पेशेंट्स के स्कैल्प बहुत वैस्कुलर रहते हैं, कई पेशेंट्स हाइपरटेंसिव होते हैं। तो अब फिजिशियन शुड बी गुड इनफ टू मेडिकली ऑप्टिमाइज द पेशेंट एंड नो कि भाई इसमें सर्जरी मेरे को किस हिसाब से करनी है और क्या पैरामीटर्स बैकअप रखने हैं। आप ISHRS और AAHRS जैसी इंटरनेशनल बॉडी से जुड़े थे, तो इसका आपके कैरियर पे क्या असर पड़ा, किस तरीके से आपने इन चीज़ों ने आपको हेल्प करा? देखिए मैं एक्रेडिशंस को तो ये मानता हूँ कि एक्रेडिशंस कम अलोंग द वे विद योर ओन प्रोग्रेस इन योर फील्ड, एंड यस आई एम मीन थैंकफुल बिकॉज सो मैनी आई गेट पेशेंट्स फ्रॉम 19 कंट्रीज। अब ये एशियन एसोसिएशन हमारी थाईलैंड बेस्ड है एंड ISHRS हमारी वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे पेशेंट्स जो आते हैं बाहर से, दे मेक श्योर दैट अवर डॉक्टर इज यू नो एटलीस्ट impaneled with them, at least impaneled with them, and being impaneled with them gives you a good backup because ये जो सोसाइटीज हैं इसमें वर्ल्ड ओवर के इतने अच्छे फिजिशियंस रहते हैं, हमारे वेबिनार्स होते हैं, दे ट्रेन यू एंड लाइव वेबिनार्स में भी, एंड वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं जहाँ एडवांसेस डिस्कस होते हैं, जहाँ पेशेंट्स के कॉम्प्लिकेशंस भी डिस्कस होते हैं, हाउ टू अवॉइड देम, जहाँ मीट एंड ग्रीट होता है, जहाँ हमारे अच्छे पेशेंट भी हम ले जा सकते हैं और हम उनको दिखाते हैं। तो हर कोई अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूवाइज कर सकता है। इंडिया में अवेयरनेस बढ़ी है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके? अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले डिकेड में। मैं देखूं तो अब मैं 2011 से ऑपरेट कर रहा हूं, तो पिछले डिकेड में देखूं तो अभी सबसे क्लासिकल एग्जांपल दूंगा, अगर आपको भी पता होगा, पहले सिर्फ 4 मेट्रोज में ट्रांसप्लांट होते रहे एंड पहले सिर्फ इधर सेलिब्रिटीज या वेल टू डू पीपल कराते रहे ट्रांसप्लांट एंड इट यूज्ड टू बी इन लैक्स ऑफ रुपीज टनेज। अब क्या हो गया, वो ट्रांसप्लांट धीरे 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 Tier 2 Tier 3 सिटी में भी आ चुका है, एंड इनफैक्ट आई गेट सो मेनी पेशेंट, आप मानेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ में एक छोटी जगह है दुर्ग, रायपुर से 120 किलोमीटर दूर, मेरे वहां ऑलरेडी 15-16 ट्रांसप्लांट हो चुके। तो यू विजिट देयर और लाइक? नो, दे कम टू मी, ओके, आई नेवर विजिट एनी। मैं अपने 2 सेटअप्स में खुश हूँ बिकॉज मुझे खुद ही स्लिटिंग करनी होती है मेरी सर्जरीज में, तो मेरे दिन बटे हुए हैं, मैं इस क्लिनिक में इतने दिन, इस क्लिनिक में इतने दिन, मैं कभी जूनियर डॉक्टर से सर्जरी तो कराता ही नहीं है ना, तो मैंने कभी चेन खोली भी नहीं इसलिए। बट येस, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतनी कंट्रीज से पेशेंट आते हैं, एंड इनफैक्ट इंडिया में शायद ही कोई स्टेट होगा जहाँ से मेरे पास पेशेंट नहीं आया होगा, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मेरे झारखंड के पेशेंट तो अब US भी जा चुके हैं। तो वो अवेयरनेस इंडिया में इतनी आ चुकी है अब ट्रांसप्लांट की, बेसिकली दैट पीपल, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आप देखिएगा पहले ना 30-35-40 साल के ऊपर के लोग ट्रांसप्लांट कराते थे, अभी 75% पेशेंट्स कमिंग टू मी आर बिटवीन 22 to 23 to 30 ईयर्स ऑफ एज। अब हर किसी को शादी करनी है, हर किसी का एक पीयर प्रेशर रहता है, हर किसी को Tier 2 Tier 3 सिटी से आके मेट्रो में जाना है, अच्छी जॉब करनी है। अब आप 10 लोगों के साथ बैठो जिनके बाल ही बाल हैं, आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में, और आपके बाल अच्छे नहीं है, आप अंदर ही अंदर ना आपको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है, वो आदमी जरूर सर्च करता है। तो ये बहुत एडवांस में चेंजेस आ गए। वर्ल्ड कहाँ देखता है इंडिया को? मतलब जैसे हमने सुना है कि लोग टर्की जाना प्रेफर करते हैं देश विदेश से, और एशियन कंट्रीज में हमने देखा कि एशियन कंट्रीज जो है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो एशियन कंट्रीज हैं वो लोग इंडिया में अच्छे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के एम्स विजिट करते हैं। क्या इंटरनेशनल जो लोग आ रहे हैं इंडिया पे वो ज़्यादा बढ़े हैं कुछ सालों में? लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है इंडियन जो ये हेयर ट्रांसप्लांट कम्युनिटी है? You regarding what hair transplant? हाँ, Regarding hair hair transplant. transplant. See, regarding hair transplant, I would say that Asian countries, especially when I talk about India per se, India has been gifted with very,
very gifted hair transplant surgeon. I've personally seen their work हम्म and I personally admire them. And there are some surgeons in Korea also. हम्म ये वो जगह हैं जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स इतने अच्छे हैं हम्म कि आई वुड प्लेस देम मच अबव यूएस एंड यूके एंड उसके मैं ज़रा डिटेल में वो कंट्रोवर्शियल आई डोंट वांट टू गो बट पर्सनली आई हैव सीन आई वोंट से ओनली माय वर्क वो खुद को वो करना हो जाएगा बट माय अदर कलीग्स वर्क आल्सो हु आर मच अबव एंड एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट अदर पेशेंट्स कमिंग टू हेयर यस बिकॉज कई बार कॉस्ट कंस्ट्रेंट हो जाता है जो वहां पे कर रहे हैं पर डॉलर रेट में पर हेयर रेट में पर डॉलर पर हेयर में वो यहाँ पे इंडिया में उन्हें कंप्लीट पैकेज मिल जाता है एंड दे गेट इक्वली और मच बेटर रिजल्ट्स व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट टर्की टर्की को तो मैं हमारी ISHRs भी मैं भी वी कॉल इट ब्लैक मार्केट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज देयर आर वेरी गुड प्लेयर्स इन टर्की वेरी फ्यू बट गुड प्लेयर्स इन टर्की बट जो मास बाकी का 75-80% पेशेंट्स है टर्की का मोस्ट ऑफ दोज क्लिनिक्स आर गेटिंग ऑपरेटेड बाय नर्सिंग स्टाफ जैसे आपने टेक्नीशियन रन क्लिनिक इंडिया में भी सुने में वो टर्की मॉडल मैंने देखा कि वो टर्की मॉडल ही है वो टर्की मॉडल से वो टर्की से ही शुरू है आई हैव यू नो नोन ऑफ पेशेंट्स टेलिंग मी कि एक क्लिनिक में टर्की के मेडिकल टूरिज्म सबसे बड़ा टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट ही है अगर आप किसी फ्लाइट में देखेंगे टर्की से वापस किसी भी तरफ की जाते हुए तो कम से कम 50-60 लोग तो नीली टोपी पहन के हेयर ट्रांसप्लांट के बैठे होंगे कंप्लीट पैकेजेस मिलते हैं अब मेरा क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती ना उनके मेडिकल सर्टिफिकेशन समझ में आते हैं ना वहाँ एक आई हैव सीन पिक्चर्स इन अवर ISHRs एक आदमी आराम से सर नीचे करके लेटा हुआ है एक ही आदमी बाल निकाल रहा है वही बाल लगा रहा है एंड इम्प्लांटर पेन से वो करना है इवन पर्सनली आई हैव करेक्टेड 4 to 5 ट्रांसप्लांट्स फ्रॉम टर्की तो मैं किसी कंट्री को खराब नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा टर्की में ट्रांसप्लांट करवाया था देन दे कम टू यू यस यस एब्सोल्युटली आई करेक्ट ट्रांसप्लांट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज मैं वो नहीं उसमें हम घुसते नहीं है मैं पर्सनली टर्की के ट्रांसप्लांट को खराब नहीं बोलूंगा मैं पर ये बोलूंगा जब हम गुड प्लेयर्स की बात करते हैं और हम अच्छे प्लेयर्स की बात करते हैं तो टर्की में कुछ बहुत ही सीनियर एंड गुड प्लेयर्स हैं डॉक्टर कोल हैं बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं बट जो बाकी का मार्केट खुल चुका है वो जैसे रेट के खिलाफ तो इंडिया में भी शुरू हो गया ना वैसे टर्की में ऑलरेडी चल ही रहा है एंड मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट ड्रेन्स टू टर्की ओनली एंड जैसे सर आप इतने टाइम से हो इस फील्ड में एंड इतने टाइम से ऑपरेट कर रहे हो आपने बोला कि वहाँ पे एक बंदा ही सब कुछ कर रहा है आपकी सबसे लंबी सर्जरी कितने घंटे की चली है और वो आपको आपकी मेमोरेबल हो कि हाँ वो सर्जरी बहुत डिफिकल्ट थी लेकिन जो रिजल्ट दे आपने देखा 4-5 महीने बाद आप पर्सनली काफ़ी सेटिस्फाई हुए और अब हम हर लोग अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं कि हाँ यार एक था ऐसा ऐसा केस था हम कोई भी फील्ड में हो या छोटा सा ऑफिस में मैं जॉब कर रहा हूँ या किसी बड़े फील्ड में हूँ कोई ऐसी सर्जरी रही है आपकी एक देखिए पेशेंट प्राइवेसी के कारण मैं नाम तो नहीं बताइए आपका यस बट सबसे लंबी सर्जरी मेरी चली अभी मैंने हाल फिलहाल में करी 6 महीने पहले ग्रेड 6 बॉल्ड था पूरा मेरे क्लिनिक के बाजू में रहता है खास मतलब क्लोज रिलेशन से आया था उसका मैंने सिंगल डे मेगा ट्रांसप्लांट करा था एंड दैट टू विद FUE डोनर वाज गुड बेड वाज गुड एंड ही गॉट फैंटाबुलस रिजल्ट्स उसने तो उल्टा अपना मतलब इवन आई कैन टेक हिज नेम ऑन हेयर बिकॉज उसने तो अपना वीडियो टेस्टिमोनी वगैरह सब कुछ दिया इवन ही वाज वेयरिंग अ पैच फॉर 7-8 ईयर्स तो वो पैच यूज करने वाला आपको पता है ना पूरा नीचे का बाल शेप करते रहो पूरा सर उसका गंजा हो रखा था बट डोनर वॉज वेरी गुड एंड बेड वॉज वेरी गुड वो हमने सुबह 10:30 बजे शुरू करी थी प्री ऑप वगैरह सबके बाद फिटनेस वगैरह सबके बाद 10:30 के बाद वो रात को चली होगी 8:30-9 बजे तक बट द रिजल्ट्स ही गॉट I closely followed him for 6 months. He was so brilliantly happy. And as far as memorable is concerned, मैंने एक लाइकन प्लानर्स का केस ऑपरेट करा था ऐसे कुछ केसेस होते हैं स्कैल्प कंडीशन जिसमें नॉर्मली ट्रांसप्लांट्स नहीं करते हैं करते हैं तो पहले लो डेंसिटी में करते हैं टेस्ट ट्रांसप्लांट्स करते हैं कि वो अपटेक आएगा कि नहीं फिर उसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअल फेसिंग में करते हैं तो मेरे पास एक लड़का था मेरे सिंगापुर का उसका नाम भी बिना परमिशन के ले नहीं सकता एंड ही हैड अ सिवियर लाइकन प्लानर्स जैसे सामने की 2 उंगली में बाल है साइड्स में बाल है पीछे की पूरी स्किन ऐसी जली हुई सी लाइकन प्लानर्स की थी उसकी एंड आई टुक अ वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम हिम इन 2000 वे बैक इन 2017 एंड आई टुक अ वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम हिम एंड उसमें उसने ट्रांसप्लांट फेलियर का भी बोला था और बोला था मेरे सिर्फ टेस्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है बट कुछ मेरे महादेव का हाथ में दिया जैसों का कुछ उसकी किस्मत मैं अपने को तो नहीं बोलूँगा बट कुछ उसकी किस्मत एंड
कुछ चीज़ें अच्छे से चली होंगी उस दिन कि वो जो टेस्ट ट्रांसप्लांट था उसी में मैंने उसको लो डेंसिटी दे दी थी अक्रॉस द स्कैल्प। वो डिफ्यूज जो ग्रोथ आई, दैट लेड टू अ 30% कवरेज ऑफ हिज लैकन प्लानस एरिया। आफ्टर 2 years फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया ही केम बैक अगेन। Then we did a second transplant in him, and this time I made his hairline also. And after the second transplant, we covered his entire lichen planus area by 90%, 85 to 90%. अब जाके उसने आज से 4 महीने पहले एक थर्ड और कराया। सर अब तो मजा आ रहा है क्योंकि स्किन का अपटेक भी चेंज होने लगता है। जैसे जैसे बाल अपना नरिशमेंट खींचते हैं, वो PRP बीच बीच में क्योंकि इंडिया आते रहता रहा, कराते रहता रहा, वो थर्ड भी करा के गया। एंड टचवुड हिज वाज अ रिजल्ट की जो मेरे को आज भी याद है। Then there was one case of vitiligo, 46-year-old, widespread vitiligo, and touchwood उनमें बहुत प्यारे बाल आए। और मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग अगर मैं केस बोलूं, और मेरा पर्सनल ग्रेटिट्यूड का, और वो एक, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग अ लॉन्ग टाइम ऑन दिस, बट इट वाज, दैट केस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। दैट चाइल्ड इज जस्ट 23 old, Okay. and he was born with cleft lip and palate। वो हमने अभी पोस्ट करनी है अपने सोशल मीडिया में। पेरेंट्स हैव अलाउड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के चक्कर में हिज मदर एंड ही, अब जो क्लेफ्ट लिप पैलेट के पेशेंट होते हैं वो नाक से बोलते हैं, मतलब नेजल ट्वाइंग से, बिकॉज क्लेफ्ट जो उनका पैलेट होता है हाई अप होता है, नेजल ट्वाइंग बोलते हैं उसको। तो अंगल में आ रहा हूँ आपके पास, ऐसे बोलता है वो। तो जब मुझे फोन आया उसका, सर मैं अपना बियर्ड लगाना चाह रहा हूँ, मैं उसी समय पकड़ लिया। मैंने कहा आपको क्लेफ्ट लिप पैलेट है? कह रहा हाँ। तो इतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेंड हो गए हम ऑलरेडी, क्लेफ्ट लिप पैलेट को इतना एनेस्थीसिया दे रहे, पता रहता है। मैंने कहा आपको क्लेफ्ट लिप पैलेट कह रहे यस अंकल। मैंने कहा एज कितनी बेटा आपके? कह रहे 23। तो मैंने कहा आपको तो देखना पड़ेगा क्योंकि स्कार्स इतने होंगे आपके, आपका मुस्टैच बीड बनाएंगे कैसे? पूरा ये पूरा स्कार्ड एरिया था। आई गिव यू शेयर यू माय पिक्चर्स आल्सो आफ्टर टेकिंग परमिशन विद हिम। पैलेट भी ऊपर गया हुआ था। हिज मदर केम टू मी अलॉन्ग विद द फादर। फादर चुपचाप बैठे थे, मदर वॉज क्लोज इनटू टीयर्स। एंड इतना सुंदर लड़का, कान में डायमंड के स्टड्स, इतना सुंदर, वेल टू डू फैमिली से लड़का, और उसके यहाँ से मुस्टैच जा रही थी। ये पूरा डेफिसिट था, यहाँ पे थोड़ा गोटी थी, बाकी बियर्ड थी, एंड उसके 3 यहाँ पे स्कार्स रन कर रहे थे भयंकर। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने बोला देखिए इसमें ग्राफ्ट अपटेक कम आएगा बिकॉज स्कार बहुत एक्सटेंसिव है। उस बेचारे के होंठ में भी इतना लंबा स्कार है। मैंने कहा मैं, और उसकी नाक भी ऐसे फैली हुई है बिकॉज उसको डिफेक्ट था, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट था पूरे इस एरिया का, नाक इतनी फैली हुई है। मैंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ कि लोगों का ध्यान अब इसकी नाक पे ही जाएगा, इन स्कार्स पे नहीं जाएगा, बट मैं ये वचन आपको तब दूंगा जब मैं एक टेस्ट ट्रांसप्लांट कर दूंगा। मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, इस टेस्ट ट्रांसप्लांट में अगर मुझे लगा कि ब्लीड अच्छा कर रहा है स्कार, आसपास की स्किन अच्छी ब्लीड कर रही है, मैं इसे कंसील कर पाऊंगा, तो मैं ट्राई करूंगा मैं 60-70% इंप्रूवमेंट के लिए चले जाऊँ। छोटा सा टचअप लग सकता है 6 महीने बाद। तो उसी बात में उसकी मदर ने मेरे को एक चीज़ बोली कि सर मैं आपको आज एक बात बोलती हूँ, मेरे को आप पे ट्रस्ट हो चुका है और मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। 9 महीने की उम्र से मैंने अपने बच्चे को ऑपरेट करते हुए देखा है, होते हुए। मैं ईयरबड लेके बैठ के उसके यहाँ पे बेटाडिन लगाती रहती थी रात रात भर। एंड आई हैव सीन हिम ऑपरेटेड 4 times, once for the nose and 3 times for the cleft palate and lip both। कह रही मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था 9वें महीने में, जब मैंने इसे रात को रोते हुए देखती थी, कि मैं इसके बाद कोई बच्चा ही नहीं करूंगी, इस पे अपना प्यार लौटा दूँ। एक माँ के आंसू ना बहुत कम लोग समझ सकते हैं। जब एक माँ दूसरा बच्चा करने से मना कर दे, एंड वो बच्चा मेरे पास जब आया, मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, मैंने तेरे तो बाल भी हेयर ट्रांसप्लांट करने हैं, बट पहले मैं इसको उगा दूं उसके बाद करूंगा। आई ऑपरेटेड हिम, इट वाज इन कंसिडरेबल पेन, इवन एनेस्थीसिया, छोटा बच्चा है एनेस्थीसिया देते हुए भी, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड यू वोंट बिलीव, हमें सेकंड ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं है। उसकी बेड आपसे ज्यादा गहरी आ चुकी है, आपसे ज्यादा डेंस आ चुकी है, एंड मेरे पास उसका वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी है। इफ यू वुड सी हाउ इज स्पीकिंग, अभी भी नेजल ट्वाइंग है, and his parents are so indebted to me and I am so indebted to my God। See, it's not about the money you have earned, it's not about personal, आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़े, it's about a life you have helped। तो बच्चे की उम्र कितनी छोटी, उसने कितना लंबा आगे जीना। वो हमेशा मेरा नाम दिल में एक लेके तो चलेगा। एक मेरे अंकल थे, जब उसकी मद पेरेंट्स, जब उसकी शादी होगी, कि इस आदमी के कारण हमारा बेटा बैठ सकता है, तो नाउ आई हैव रेफर्ड हिम टू अ गुड एम्स का ENT सर्जन आल्सो, थोड़ा उसकी नोज को करेक्ट करने के लिए, एडिशंस क्लियर करने के लिए, और एक स्पीच थेरेपिस्ट आल्सो। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि 1 साल बाद वो आपके सामने बैठा होगा, पकड़ भी नहीं पाओगे वो लड़का। बाकी ये तो पकड़ा ही नहीं जा रहा, स्कार दिख ही नहीं रहा, एक ही सर्जरी में, वो सर्जरी में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जब वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल। मेरे भी बच्चे हैं, ऑब्वियसली मेरे भी बच्चे,
इतना छोटा बच्चा है तो फिर तो वी आर ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट Yeah. कुछ एक क्वेश्चंस हैं मैं पूछूंगा जैसे सर कोई एक फिजिकली काफी अच्छा है बस ठीक उसके है। बालों की प्रॉब्लम है कितना टाइम लग सकता है कि अगर उसका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है उसके बाल रीग्रो होने में और जो उसको प्रॉपर रिजल्ट दिखेगा कितना टाइम लगता है उसको? देखिए इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर देना है। पहले हम्म तो हम पोस्ट ऑप इमीडिएट में डिवाइड कर देना है। जब आपकी सर्जरी होगी 4 हम्म दिन माथे पे सूजन रहनी है। हम्म अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में ऐसा बता दूंगा, हर आदमी पे जान जाएगा। हम्म साल में कितने महीने? 12 12 को 3 से भाग करो। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12। और ये मैं अपने जो मेरे पास स्टूडेंट्स सीखने आते हैं उनको भी सिखाता हूँ। 0 to 4 मंथ सोए थे, शेडिंग पीरियड, लगाए हुए बाल गिरेंगे, रूट अब स्टिमुलेट होगी नया बाल देने के लिए जो पुराने को धक्का दे के आएगा। करेक्ट। 4 to 8 मंथ्स जागो, इमरजेंट पीरियड। अब ये बाल सरफेस से मुंह देना शुरू करेंगे, ठीक है। 10 to 15% पर मंथ आने लगेंगे। 6 मंथ तक तो हेयरलाइन आ चुकी है। 8 to 12 मंथ्स आगे बढ़ो, मैच्योरेशन पीरियड। अब जो बाल आ चुके वो थिक एंड मैच्योर होंगे और जैसी आपकी जेनेटिकली कोडेड विड्थ है और टेक्सचर है उसको रिज्यूम कर लेंगे। तो सोए थे जागो आगे बढ़ो, कितना आसान। ऑलमोस्ट मतलब अगर आप तरीके से सोचो तो फिर आपको पता भी लगेगा कब आपके बाल मेरे अच्छे गुरु संजीव वसा जी सिखाते थे एक अच्छा सर्जन वो जो 5 साल के बच्चे को सर्जरी सिखा दे। ये 3 चीजें मैंने रट ली वो। अगर आजकल मार्केट में ना बहुत लो कॉस्ट क्लिनिक खुल गए हैं और एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे अगर आप अपना नॉर्मल सा हेयर ट्रांसप्लांट सर्च करो वो एल्गोरिदम आपको ले आएगा उन क्लिनिक्स पे। तो मतलब लोग कैसे पहचाने कि कौन सा क्लिनिक सेफ है और या मतलब नॉर्मल जो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो मिथ रहते हैं वो कैसे दूर करें? अब आप मेरे को उस तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरफ मैं बोलना नहीं चाहता। मैं तब से लास्ट क्वेश्चन है सर ये पॉडकास्ट का लास्ट लगभग। क्वेश्चन भी ऐसे ही आ गया, उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ मैं बोलना नहीं चाहता। देखिए पहले मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। हम सबको ये समझना चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं दैट नॉट ओनली मीन्स एंड इट्स नॉट अ सलोन। मैं बाल कटाने नहीं जा रहा, मालिश कराने नहीं जा रहा। एक सर्जरी है जो मेरे स्कैल्प पे होनी है, एनी सर्जरी एनी। मैं कह रहा हूँ एक छोटा डेंटल एक्सट्रैक्शन भी डिजर्व्स इट्स रिस्पेक्ट। करेक्ट। कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो हर ये हमारा हक है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव चीजें जो वैल्यू फॉर मनी है वो ढूंढें। करेक्ट है। अब इसमें हमको अपने पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे। मैं अभी क्या चल रहा है मार्केट में या आपने जैसे बोला सोशल मीडिया में उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहा। मैं तो कंज्यूमर एंड से बात कर रहा हूँ, पेशेंट्स के एंड से। एक पेशेंट को 2-3 चीजें ना बहुत जरूरी देखने की। उसको ये देखना चाहिए मेरी सर्जरी कर कौन रहा है। पहला क्वेश्चन यही है। कर कौन रहा है? बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। पढ़ा लिखा है कि नहीं, है ना, कहाँ से पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने ट्रांसप्लांट करें कि नहीं। सेकंड, ही हैज टू विजिट दैट प्लेस, मीट दैट पर्सन, बिकॉज 99% क्लिनिक्स में क्या होता है, 99 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ बट 95% क्लिनिक्स में होता है आप फोन मिलाते हैं, टेलीकॉलर बात करती है। हाउ इज शी गोइंग टू टेल यू अबाउट योर सर्जरी? Does she even know what alopecia areata is, what alopecia universalis is, what even lichen planus is? No. अब फिर वहां पे उनकी ना एक स्क्रिप्ट तय हो जाती है। पेशेंटों के मन में स्क्रिप्ट होती है। मेरे कई सारे पेशेंट से रोज यही बात होती है, बोलते आप कॉस्ट बता दो। मैं बोलता नहीं बता। मैं क्यों बताऊँ? पहले बाल फोटो भेजो। कह रहे क्यों आपके यहाँ पे? मैंने कहा मैं आधा किलो 1.5 किलो बाल नहीं बेचता, मैं पर ग्राफ नहीं चार्ज करता। वो कई बार हो जाता है बिकॉज मेरे कुछ सेट पैरामीटर्स अलग है। बट मेरा क्वेश्चन हमेशा वही आ जाता है, हाउ कैन, अब उसको माइंड में करना, हाउ कैन यू टेल देम अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट और हाउ कैन आई टेल देम अबाउट द पॉडकास्ट? वो हम अपनी अपनी फील्ड हमें पता है ना। अब उसमें क्या होता है, वो टेलीकॉलर्स उनको बोलते रहे भाई यहाँ तो, एंड वहां ओवर कोटिंग में आती है। आपने देखा होगा कई सारे क्लिनिक्स में पर ग्राफ्ट बोल देता है। अब लगने 2.5 हैं, मैंने 4 बोल दिया, अब अपने बाल गिन लोगे। तो उस समय ना काफी सारे पैरामीटर्स, अगर एक अच्छा फिजिशियन हो खुद, मैं कह रहा हूँ यस एवरीवन इज बिजी, आई एम टू बिजी। आप पेशेंट्स को फिल्टर डाउन करिए। जिन पेशेंट ने एक्चुअली आपसे बात करनी है उनकी फोटोज मंगा लीजिए। टेक आउट सम टाइम, एटलीस्ट डायरेक्ट योर टीम की, यार ये बोलना चाहिए, दे शुड हैव द राइट, ये बोलना चाहिए, इनको ये कोट करो, मेरे से मिलने के लिए बुला लो, वो ज्यादा बेहतर है। तो सेकंड पॉइंट ये आता है, यू शुड मीट योर ओन हेयर ट्रांसप्लांट फिजिशियन। उनसे मिलकर आपको पूरा समझना चाहिए प्रोस कॉन्स क्या है। आपके अपने जितने सेट ऑफ डाउट्स हैं वो सेट ऑफ डाउट्स आप लेके जाइए, वो आपको प्रॉपर्ली समझा पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेरे केबिन में बैठे हैं और मैं आपको लास्ट मिनट तक समझाने के बाद आप मेरे केबिन से वॉकआउट कर गए और एक भी डाउट आपके मन में रह गया, मेरा फेलियर है। मुझे आपको ज्ञान, जैसे मैंने बताया, मेरे गुरु ने बताया 5 साल के बच्चे को समझ में आ जाए, सोए थे जागो आगे बढ़ो। ज्ञान इस तरीके से देना कि, देखिए आप मेरी बात समझिएगा इसको फिर से, ज्ञान इस तरीके से देना कि भले तुम मेरे से सर्जरी कराओ मत करो, बाहर जाके बस गलत मत करवा देना है। ये मेरा सोसाइटी की तरफ एक कॉन्ट्रीब्यूशन, तुम्हें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। थर्ड पैरामीटर आता है, आप जहां पे भी बैठे उनके
रिजल्ट्स में ना, अब ये रिजल्ट्स में हम क्या करते हैं, हम 2-4 रिजल्ट्स देख लेते हैं इंटरनेट पे, हम चले जाते हैं, है ना। अब यार हमने कभी देखा 100 में से सक्सेस रेट क्या है, 100 में से एवरेज कितने कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने कहा बाकी 96 देखे क्या। किसी के सामने भी बैठे, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, इट्स योर सर्जरी, यू कैन आस्क फॉर रेफरेंसेस, यू कैन आस्क फॉर लाइफ पेशेंस, यू कैन आस्क देम फॉर दोस डाउट्स, एंड यू कैन, एक तो ना बात करने के बाद में समझ में आता है कि मेरे डॉक्टर को एक्सपीरियंस कितना है ना। फिर 3-4 रेफरेंस भी आप मांगे, और अगर वो इतना काम करके बैठा है, जैसे अब कई बार आप कहीं बैठे, आप गुड़गांव में, बोलूंगा चल अभी 4 बच्चों के नंबर देता हूँ, वहां बात कर ले, एंड वो आपका अपने ऊपर इतना एक पकड़ है, और आपके काम पे इतना पकड़ है कि आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट में बात करने वाले, तो आप तो चौड़े में बोल दोगे ले लो, है ना। तो ये 4-5 चीजें आपने देखनी है कि एक तो आपने ये शॉर्टलिस्ट करना है ट्रांसप्लांट हम किससे करा रहे हैं, सेकंड उसके सामने बैठना जरूर है सारे डाउट्स लेके, एंड थर्ड गो बैक, थोड़े रेफरेंसेस लीजिए, देखिए 10 में से वो 2-3 जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उनके ऊपर बैठिए, एंड देन टेक योर डिसीजन। एंड जो कॉमन मिथ्स है वो क्या क्या लगते हैं ऐसे लोगों के आपके, तो बहुत से क्वेश्चन वो मत पूछो, वो कई सारे तो ऐसे आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने सुना वो ट्रांसप्लांट करा था, इससे कैंसर हो जाता है। आधा तो मेरा मतलब मैं ही शौक में आ गया, मैंने ट्रांसप्लांट से कैसे कैंसर हो जाएगा, अपने बाल अपने लगाने, कोई फॉरेन बॉडी तो जान नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी मिथ है, ट्रांसप्लांट से कभी कैंसर हो नहीं सकता। क्या होता है कई बार कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे किसी ने ट्रांसप्लांट कराया और उसको आगे जाके वो टोबैको यूजर है और उसको गाल का कैंसर हो गया, अरे यार आप सर की सर्जरी करा रहे हो, आपको पाइल्स हो गए, वो ऊपर कैसा कनेक्शन है, वो हो नहीं सकता। तो पहले तो ट्रांसप्लांट से कैंसर होता नहीं है। सेकंड मिथ, कई लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाल 2 साल में उड़ गए। अब ये सही भी है गलत भी है, हम वहीं पे आ चुके जो आप अभी सोशल मीडिया में काफी सारे क्लिनिक्स की बात करें, सही भी है गलत भी है। गलत क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर परमानेंट एरिया से डोनर एरिया के बाल लिए जाएं तो वो 5 से 15% ही पिलफरेज आनी है, वॉल्यूम लॉस बाकी टिके रहने। आई हैड माई पेशेंट्स जिनके मैंने तो 10-12 साल तक वही वॉल्यूम देखे हुए हैं, है ना। 16 साल में 12 साल तक तो मैं लाइफस्टाइल देखता पे भी रहा, डिपेंड करता है उसके बाद काफ़ी चीज़ें। बट मैं ये जरूर बोलूँगा कि परमानेंट जो एरिया है हमारा, परमानेंट जोन, उसके बाल टिक नहीं, क्योंकि उनमें फाइल पर रिडक्टेज रिसेप्टर ही नहीं होता जिसमें डीएसटी बाइंड करें, है ना। अब वो जो 2 से 3 साल वाली जो मिथ है वहाँ गलत हो गई, पर सही क्यों है, क्योंकि कई क्लिनिक्स में ना ग्राफ्स के प्रेशर में 2 सेशन में करेंगे, 2 दिन में तोड़ के करेंगे, पूरा एक बार में बनाना है, उस चक्कर में नॉन परमानेंट जोन के बाल ले लिया जाता है। तो वो नॉन परमानेंट जोन और परमानेंट जोन में कोई डिमार्केशन ही नहीं है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो तो वे भी है। अब उसमें आपने नॉन परमानेंट जोन के जितने बाल ले लिए वो अपने स्टिपुलेटेड टाइम में उड़ जाएंगे। तो 2-3 साल बाद पेशेंट को क्या होता है कि मैं तो जैसा ट्रांसप्लांट के पहले था वैसा ही दिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड सबसे बड़ी मिथ ट्रांसप्लांट के बाद में क्या आती है कि लोगों को लगता है ट्रांसप्लांट करते हैं और इसके बाद हम मर जाएंगे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। आई डोंट नो व्हाई दे से दिस, बट आपको एक चीज समझनी है, आपको जब लिवर की जरूरत पड़ती है, आप लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, वो आपके लिए डायर मैंडेटरी बन जाता है। सिरोटिक पेशेंट, आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ता है। किडनी काम करनी पड़ जाती है तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ता है। रादर देन दैट जस्ट थिंक ऑफ अ चाइल्ड। जो लड़का, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, IITIM से पढ़ा हुआ है, IITIM से, और वो लड़का ग्रेड 3 बॉल्ड है, ग्रेड 3 मतलब आप समझ लीजिए यहाँ तक बॉल्ड है, उसकी शादी होने जा रही है और 6 लड़कियां रिजेक्ट कर गई। आप जानते हो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सब मैनूट, सब कुछ, उसका जो सेल्फ एस्टीम था कहाँ जाएगा, ठक करके नीचे। ऑब्वियसली। डू यू नो हाउ मेनी ऑफ माई पेशेंट्स हैव ब्रॉट देयर मैरिज कार्ड्स टू मी एंड हाउ मेनी ऑफ देम, एक शॉपिंग कीपिंग की फील्ड में, मैं इसको बहुत बड़ा बोस्ट नहीं करूंगा, बट दे टच माई फीट एंड अंकल बोलते हैं, बिकॉज यू हैव चेंज देयर लाइफ। तो ये मिथों से ना, मिथ से हमको थोड़ा दूर उठना पड़ेगा। कई चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं, कई चीजें मिथ है, हमको उसके बीच में आना पड़ेगा। इंटरनेट से मिसगाइड नहीं होना। इंटरनेट आपको नॉलेज देती है पर नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इट्स इंफॉर्मेशन, जनरलाइज बेसिकली नीड इंफॉर्मेशन। अ स्पेशलिस्ट फॉर इट। आप कल को ब्लॉग ले लो, आप अपना ब्लॉग लिख दो, हे ट्रांसप्लांट से कैंसर होता है, वो वायरल हो गया, तो वो तो लोगों की नोशन बन जाएगी ना। इंटरनेट इज इंफॉर्मेटिव एंड इट इज गुड इंफॉर्मेशन, गुड, बट इंटरनेट इज नॉट इंडिविजुअली नॉलेजेबल कि एक आदमी के हिसाब से वो नॉलेज दे। काफी मजा आया सर। और बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट के दिमाग में, या जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो सोच रहे हैं अपने बच्चे का करवाए या फिर पेरेंट्स का करवाए, काफ़ी सारी चीज़ें आई बिलीव हमने डाउट्स क्लियर करे होंगे अपने व्यूअर्स के, जो भी इस लोग वीडियो को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और इतने डिटेल में हमको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई। मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें भी डिटेल में पता चली, एंड ये भी पता चला कि कितने
एज वालों तक का भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, और कैसे कैसे रेयर सर्जरीज भी आप लोगों के पास आ जाती हैं, और एज अ सर्जन आप लोग भी इमोशनल हो जाते हो कई टाइम पे। तो यस यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।